हाँ जी, आज अपने एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। हेडिंग लगा लो, नंबर सिस्टम। संख्याओं के साथ खेलेंगे अब कुछ दिन। ज्योमेट्री भी करवा देंगे। ये छोटा चैप्टर है, ये करने के बाद ज्योमेट्री कर लेंगे। मैं सुरेश ने भी ज्योमेट्री भी सब कुछ करेंगे, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, बीजगणित भी, नंबर सिस्टम। अच्छा, संख्याएं इस दुनिया में कितने प्रकार की होती है? नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक तो वो होती है जो वास्तव में इस पृथ्वी पर पाई जाती है, जो अपने डेटा काम में लेते हैं, जो आंकड़ों में प्रयोग करते हैं, जो वास्तव में होती है। और काल्पनिक जो होती नहीं है वास्तव में, काल्पनिक संख्याएं जो कि वास्तव में नहीं होती है। काल्पनिक संख्या का कोई आप मुझे एक एग्जांपल बता सकते हो क्या? ऐसी संख्या की ये काल्पनिक संख्या है। हाँ, क्या बात है, ये संख्या नहीं है। ठीक है, काल्पनिक संख्या की बात करो। क्या आप मुझे एक कोई भी ऐसी संख्या बता सकते हैं जो काल्पनिक हो? कोई भी एक संख्या जो काल्पनिक हो। हाँ, जो पॉसिबल ही ना हो, जो पॉसिबल ही ना हो वो काल्पनिक संख्या होगी। जैसे अगर रूट में -1 लिखूं तो क्या ये काल्पनिक संख्या है? बिल्कुल है। रूट में अगर माइनस वाली संख्या तो उसे आप बाहर निकाल नहीं सकते, कभी बाहर नहीं निकाल पाओगे, तो ये काल्पनिक संख्या है। अगर यहाँ पर रूट में 2 होता तो फिर भी आप कुछ ना 1 पॉइंट समथिंग कुछ तो निकाल पाते बाहर। इसका मतलब हमें ये क्लियरली पता होता कि 1 पॉइंट समथिंग ये मान आया और वो वैल्यू में क्लियर होती, लेकिन रूट में -1 का हमें पता ही नहीं है। तो रूट के अंदर जो भी माइनस वाली संख्याएँ हैं वो सारी की सारी काल्पनिक है, जिन तक पहुँचा नहीं जा सकता वो काल्पनिक संख्याएँ हैं। तो इसे गणित की भाषा में आइटा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? इसे गणित की भाषा में आइटा से लिखते हैं। क्या कनेक्शन है ना, बंद कर दो। क्या बात है, कोई बात नहीं, ये पंखे की वजह से सब कुछ। अरे ये पंखे की वजह से चल रहा है, नहीं समझे से। आप तो साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, इस विचारधारा से कैसे हमें समझाएंगे कि ये क्या हो रहा था? हाँ, ये खुद ना हवा बार जब निकालता है तो अंदर इसको हवा चाहिए होती है, तो कहीं ना कहीं से तो लेगा, बंद करने पर नहीं मिल रही थी। चलो ध्यान देना जरा। काल्पनिक संख्या का मतलब होता है कि जो वास्तव में इस पृथ्वी पर है नहीं, वो उन संख्याओं को जिनका मान ही निश्चित नहीं है, हम निकाल नहीं सकते। जैसे रूट में माइनस वाली संख्या होगी, रूट में -1 जो है इन्हें हम गणित की भाषा में आइटा से लिखते हैं। इसको बोलते हैं आइटा। क्या बोलते हैं? आइटा। आई की तरह ही होता है, थोड़ा सा मुड़ा होता है और ऊपर बिंदु लगा होता है, इसे बोलते हैं आइटा। उसके बाद में बात करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं वो होती है जो इस पृथ्वी पर वास्तव में मौजूद है और जिन्हें हम दिन प्रतिदिन काम में लेते हैं कहीं न कहीं। वास्तविक संख्याएं भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है पूर्णांक, यानी पूरा अंक जो होता है वो पूर्णांक, और जो पूरा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न बोल देते हैं या दशमलव बोल देते हैं, दशमलव संख्या बोल देते हैं उसे। एक तो होता है पूर्णांक जो पूरा अंक है, और जो पूरा नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, वो कोई ना कोई पॉइंट में लिखी हुई संख्या होगी, दशमलव होगा। तो पूर्णांक का मतलब समझ गए? इंटीजर, पूरा अंक होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, तो पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पूर्णांक के अंदर प्राकृत संख्याएं आ जाती है, पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्याएं आ जाती है, पूर्णांक के अंदर सम संख्याएं आ जाती है, पूर्णांक के अंदर विषम संख्याएं भी आ जाती है, पूर्णांक के अंदर भाज्य संख्याएं आ जाती है, या भाज्य संख्या को हम संयुक्त संख्या भी बोलते हैं।
संयुक्त संख्या भी आ जाती है। पूर्णांक के अंदर अभाज्य प्राइम नंबर भी आ जाते हैं। अभाज्य या रूढ़ संख्या भी बोलते हैं इनको, अभाज्य या रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। हाँ जी, नेगेटिव पूर्ण संख्या में, नेगेटिव पूर्ण संख्या में आ जाता है। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बताऊं पूर्णांक के अंदर ही नेगेटिव शामिल हो जाते हैं, क्योंकि पूर्णांक का मतलब ये होता है कि जो पूरा पूरा अंक हो, चाहे इसमें माइनस वाली कोई भी संख्या हो, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारी की सारी संख्याएं जो है पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक है। पॉइंट में तो नहीं दिख रही आपको कोई भी संख्या, माइनस से लेके सारी प्लस तक जितनी भी संख्याएं सारी की सारी पूर्णांक है। उसके बाद में इस पूर्णांक में से कुछ संख्या प्राकृत है, कुछ पूर्ण संख्याएं हैं, कुछ सम संख्याएं हैं, कुछ विषम है, कुछ अभाज्य है, कुछ भाज्य है। ठीक है, इसी तरह अगर दशमलव में बात करें तो दशमलव में भी दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है शांत दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव यानी 1-2 पॉइंट लगने के बाद 1-2 डिजिट छोड़ के उसका प्रसार अगर रुक जाता है तो उसे हम बोलते हैं शांत दशमलव संख्याएं। जैसे मैंने लिखा कि 5.1, तो हमें यह क्लियर हो चुका है कि ये 5.1 पर जाके रुक चुकी, आगे इसका विस्तार नहीं है, तो शांत दशमलव है। और एक होती है अशांत दशमलव। क्या होती है? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कैसे? एक तो वो जिनका प्रसार जो है अनियमित रूप से चलता है, और एक वो जिनका प्रसार बार बार आवृत्ति में चलता है, वापिस वही रिपीट हो रहा होता है। तो अशांत भी दो प्रकार के होते हैं, आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। आवर्ती अशांत दशमलव, अनावर्ती अशांत दशमलव। आवर्ती के अंदर तो कोई भी संख्या जो है बार बार रिपीट होती रहती है। अब इस संख्या के अंदर आपको दिख रहा है 3 5 3 5 3 5 बार बार रिपीट हो रहा है और आगे चल भी रहा है, ये अशांत है, आगे चल रहा है। इसी तरह अनावर्ती के अंदर जो है रिपीट नहीं होता, पर कुछ ना कुछ आता जाता है, रुकता नहीं है। इस तरह से कुछ भी ना कुछ चलता रहता है आगे आगे, तो अनावर्ती बोल देते हैं इनको। चलो नोट कर लिया क्या? ये आगे हेडिंग लगाओ पूर्णांक, हेडिंग लगाओ पूर्णांक। पूर्णांक हेडिंग लगा ली। ये इतनी बात क्लियर है कि सबको? पहले तो ये बताओ, इतनी बात सब कुछ क्लियर है? बाकी अपने एक एक संख्याएं भी आराम से अभी पढ़ेंगे, पर ये आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि संख्याएं वास्तव में दो प्रकार की होती है, एक तो वास्तविक और एक काल्पनिक। काल्पनिक जो कि वास्तव में पॉसिबल नहीं है, जैसे रूट में माइनस वाली संख्याएं होगी, और वास्तविक वो संख्याएं जो अपने दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं काम में लेते हैं, जो वास्तव में इस पृथ्वी पर है। और इसमें भी दो प्रकार है, पूर्णांक है और दशमलव वाली होती है। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए, और दशमलव वाली जो पॉइंटों में होती है। पूर्णांक के भी आगे भाग होते हैं, प्राकृत, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, ये सारे अभी अपने पढ़ेंगे। फिर दशमलव में शांत दशमलव, यानी दशमलव के बाद 1-2 डिजिट आने के बाद वो संख्या रुक जाए वहीं पर, तो शांत दशमलव है। अशांत दशमलव मतलब कि वो दशमलव के बाद भी रुके ना, और रुकेगे नहीं तो दो पैटर्न बनते हैं। एक तो बार बार वो रिपीट होती जा रही है तो बोलेंगे आवर्ती अशांत दशमलव, और अगर बार बार रिपीट नहीं हो रही है, अपने आप कोई ना कोई डिजिट आ जा रहे हैं, कोई ना कोई आ रहे हैं लेकिन रुक नहीं रही है, तो उसे बोलते हैं अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती अशांत दशमलव। इंटीजर, सभी की सभी संख्याएं कौन कौन सी? ऋणात्मक, शून्य, पॉजिटिव, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक।
ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दे दिया था, अब फिर से लिख देते हैं। ये सारी की सारी संख्याएं जो है इंटीजर कहलाती है। पूर्णांक अगर आप संधि विच्छेद करना ठीक ठाक तरह से जानते हैं तो इसका अर्थ होता है पूर्ण धन अंक। पूर्णांक का अगर संधि विच्छेद करें तो पूर्ण धन अंक, मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है क्या? आगे हेडिंग लगाइएगा 2 नंबर, सॉरी ये पूर्णांक के अंदर जो पहली थी प्राकृत संख्या, पूर्णांक के अंदर जो पहली थी प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जो वास्तव में पहले प्रकृति में पाई गई थी, इसमें जीरो शामिल नहीं था, क्योंकि पहले जो है जीरो की खोज नहीं हुई थी, जीरो कहते हैं बाद में खोज की गई थी। तो प्रकृति के अंदर पहले संख्याएं पाई गई थी 1 से स्टार्ट होकर के, तो इसमें लिखेंगे धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं। धनात्मक कौन कौन सी? 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4 डैश 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 चलती रहती है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से लिखते हैं और सेट ऑफ इंटीजर को i से लिखते हैं या z से लिखते हैं, i से या z से लिखते हैं, i से या z से। आगे बढ़ें क्या? अगली लगाओ 2 नंबर हेडिंग पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। 2 नंबर हेडिंग लगाओ पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। जीरो और धनात्मक संख्याएं, जीरो यानी शून्य और धनात्मक संख्याओं को मिलकर के बोलते हैं पूर्ण संख्या। जब कहते हैं कि जीरो की खोज हो गई थी उसके बाद में संख्याएं पूर्ण हो गई थी, इसलिए इनका नाम रख दिया गया पूर्ण संख्याएं। और इस तरह ये चलती रहती है आगे ना तक होल नंबर। बताओ प्राकृत में और पूर्ण में फर्क नज़र आ गया क्या? ठीक है, आगे हेडिंग लगाइएगा 3 नंबर सम संख्याएं, सम संख्याएं। सम संख्याएं, इवन नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, इवन नंबर। जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए। ठीक है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए। एग्जाम्पल बता दो जल्दी से, सम संख्या के एग्जाम्पल बता दो। 2, 4, 6, 0 है क्या? -2, -4। अरे जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए, -2 में भी तो 2 का भाग जाता है, -4 में भी तो 2 का भाग जाता है। तो सम संख्या है ये सारी की सारी, जिसमें 2 का भाग चला जाए, चाहे माइनस वाली हो, चाहे धनात्मक हो, चाहे ना, तो सारी की सारी जो है सम संख्याएं होगी। बात क्लियर है क्या? 2 का भाग जाना चाहिए बस।
चलो आगे लिखना विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याओं में लिखो जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। ओड नंबर बोलते हैं इनको। एग्जाम्पल बता दो, एग्जाम्पल बता दो ओड नंबर के। 1 3 5 7 यही होंगे। ठीक है, वेरी गुड। क्या -1 विषम संख्या है क्या? ठीक है, माइनस वाली संख्याएं भी विषम में आती है। ओके, आगे लिखना, अगली लिखना अभाज्य या रूढ़ संख्याएं। अभाज्य या रूढ़ संख्याएं। प्राइम नंबर बोलते हैं इनको अंग्रेजी में। अभाज्य या रूढ़ संख्याओं को प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में आपने थोड़ी सी चर्चा तो पहले भी की थी कि जिनमें एक के और स्वयं के अलावा किसी और का भाग ना आ जाए, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक तो खुद और एक। ओके, एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड ना हो तो उसे भी हम अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। अच्छा, मुझे बताओ जरा, क्या एक अभाज्य है क्या? एक अभाज्य है क्या? नहीं है। एक का कोई दूसरा गुणनखंड है ही नहीं, एक ही गुणनखंड है। 2 गुणनखंड चाहिए कम से कम। तो नोट लगा के लिखो, इसमें नोट लगा के एक बिंदु लिखो। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही संयुक्त संख्या है। न ही संयुक्त संख्या है। किसमें? हाँ, अभाज्य में आती है। ठीक है, अभाज्य का मतलब गुणनखंड से होता है। वैसे पॉजिटिव नेगेटिव से कोई इसका भाव है नहीं। ठीक है, नेगेटिव भी इसमें होती है। 2 नंबर पॉइंट लिखना नोट के अंदर। नोट के अंदर 2 नंबर पॉइंट लिखो। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं होगी। 3 नंबर पॉइंट लिखो।
3 नंबर पॉइंट में लिखना 1 से 10 तक, 1 से 10 लगा के बराबर लिखो और डैश करके लिखना 4 संख्याएं। कितनी संख्या होती है 1 से 10 अभाज्य? 4 होती है। कौन कौन सी ब्रैकेट में लिख दो? 4 के ब्रैकेट में चारों संख्या लिख दो। 2 2 3 5 7 कोमा लगाते हुए लिख देना 2 3 5 7 ब्रैकेट बंद कर दो। अगली लाइन में लिखो 1 से 20 तक, 1 से 20 तक बराबर लिखो 8। कितनी संख्या होती है 1 से 20? 8। 4 तो ऊपर लिख ली, 4 11 से 20 के बीच जो है लिख दो 11, ब्रैकेट में लिख दो 11 कोमा 13 कोमा 17 कोमा 19 ब्रैकेट बंद कर दो। आगे लिखो 1 से 30 तक कितनी होती है 10। 1 से 30 तक बराबर लगा के लिख दो 10 और ब्रैकेट में बाकी 10 तो 8 तो पहले हो ही चुकी है, जो इस लाइन में 2 है वो लिख दो 23 और 29, 23 कोमा 29। आगे लिखो 1 से 50 तक, 1 से 50 तक बराबर लिखो 15। अब 10 तो पहले हो चुकी है, बाकी जो इन 2 लाइनों में 5 बची हुई है वो लिखो। 5 बची है वो लिख दो जल्दी से। पहली कौन सी है 31, अगली 31 के बाद 37, 37 के बाद 41 होगी, 41 लिखो। हाँ 31 37 41 43 और 47 47 ओके। ब्रैकेट बंद कर दो। फिर लिखो 1 से 75 तक, 1 से 75 तक कितनी होती है 21, बराबर लिखो 21 और ब्रैकेट में लिखो जो बची हुई संख्याएं हैं वो लिखो 53 59 61 67 71 और 73 73 ब्रैकेट कर दो बंद। अगली लाइन में लिखो 1 से 100 तक बराबर लिखो 25। कितनी होती है 1 से 100 तक 25, बची हुई है वो लिख दो 79 79 कोमा लगा के 83 83, फिर लिखो 89 89 89 और फिर लिखो 97 97 और ब्रैकेट कर दो बंद और फिर लिखो 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक कितनी होती है याद है क्या? हाँ 168, ठीक है, लिखनी नहीं है 168 लिख लो। हाँ अब हम आगे आपको बता देंगे कि पहचान कैसे करते हैं। कि कोई संख्या आपको देगा और पूछे कि बताओ ये अभाज्य है क्या, तो आपको पहचान करनी भी तो आनी चाहिए, या भाग दे दे के चेक करेंगे सबका, नहीं करना ना। ऐसा ना हो कि ले भाग स्टार्ट किए अभी अभी और शाम तक दे देंगे, है ना। तो बताएंगे कि कैसे पहचान करना है। बड़ी संख्या अगर आ जाए तो वह अभाज्य है कि नहीं है, कैसे पहचान करना है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, मास्टर भी 100 तक रट सकता है, आगे वाली पार नहीं पड़ेगी, है ना। तो लिखो आगे एक प्रश्न लिखना 1 से 100 तक, प्रश्न है 1 से 100 तक कुल अभाज्य युग्मों की संख्या कितनी होगी? कुल अभाज्य युग्मों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 23 होगी क्या? कितनी होगी मान? 25 होगी। अभाज्य युग्म पूछे और मैंने पहले परिभाषा बताई थी, इसलिए मैंने परिभाषा लिखाई नहीं है। मैंने जब एवरेज करवाया था उसमें आपको परिभाषा बताई थी अभाज्य युग्म की, याद है क्या? मैंने कहा था ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो। लिखो पहले इसमें परिभाषा लिख लो, प्रश्न के अंदर पहले परिभाषा लिख लो। हाँ ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, जिनका अंतर 2 हो। कितनी होती है? 8 होती है ऐसी। कितनी होती है? 8। और लिख लो 3,5
पहली लिखो 3,5, दूसरी लिखो 5,7, फिर लिखो 11,13, फिर लिखो 17,19 और फिर लिखो 29,31, फिर 41,43 और फिर लिखो 59,61 और फिर लिख लो 71,73। अब ये दो दो के युग्म बताए ना, इनको ब्रैकेट में बंद कर लेना ना, ऐसा ना हो सारे कोमा कोमा के साथ में लाइन में लिख दियो। हाँ ठीक है, क्या नाम अपना, इनका नाम भूल गया मैं, पारो, हाँ पारो, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेना इनमें, सब कोमा को मिला के लाइन में लिख दिया, घुलमिल ना आ जाए ना, पड़ोसी पड़ोसी लगने लगे कहीं। वेरी गुड, चलो तो ये जो है 8 युग्म हैं, ध्यान रहे ये 8 ही युग्म है 1 से 100 तक, ज़्यादा नहीं बताने। एक प्रश्न लिखना, क्वेश्चन लिखो 241 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। 241 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। 241 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। है क्या, क्या कहते हो, दुनिया जवाब चाहती है, नहीं है। 241 अभाज्य नहीं है क्या, भाज्य, इसका मतलब ये कहना चाहते हो किसका भाग जाता है 241 में। चलो ध्यान देना जरा, अभी कोई बात नहीं, तनाव मत लो इतना ना। हाँ अभी मास्टर को भी नहीं पता, अब सीखेंगे क्या होता है। 241 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, कुछ मैं नियम बता रहा हूँ आपको, सभी में यही फॉलो करने हैं नियम, पता करने के लिए। वो स्टेप मैं पहले प्रश्न में लिखवा दूँ, आगे जीवन में कभी नहीं बताऊँगा, वो आपको याद करने हैं, ठीक है, मतलब स्टेप याद रहे इसलिए लिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, 241 के बराबर या इससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पता करना है। 241 पहला स्टेप, 241 के बराबर या जस्ट छोटी, ठीक छोटी, जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लिखेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे। दो नंबर स्टेप, फिर चेक करना है, फिर चेक करेंगे यह किसका वर्ग है, यह किसका वर्ग है। नॉर्मल सी बात है, पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो किसी न किसी का तो वर्ग होगी, तो यह किसका वर्ग है। फिर अगला स्टेप, इससे ठीक छोटी, इससे छोटी, छोटी लिखो, ठीक है मतलब लिखो, इससे छोटी अभाज्य संख्याओं को लिखकर देखेंगे कि 241 में इनका पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं। अगर किसी का भी भाग जाता है तो भाज्य संख्या होगी, नहीं तो अभाज्य होगी, अभाज्य होगी। चलो ये लिख लिया हो तो उसके बाद में आपको समझाते हैं कि क्या कुछ है, क्या बात है, समाप्त हो गया सब कुछ।
क्या बात है बालिका, चाय वगैरह मंगवाएं क्या? ठीक ठाक स्थिति में हो, जिंदा तो फिर ठीक है ना। हाँ, जब तक मास्टर पढ़ाए तब तक जिंदा रहना है। चलो लिख लिया क्या? सुनना ज़रा, सुनना मैंने क्या लिखा है उस स्टेप को फॉलो करते हैं। ये आपको दिमाग में याद रखना है, हर बार इस तरह लिखना नहीं है। मैंने लिखा कि 241 के बराबर या जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लिखेंगे तो 241 से ठीक छोटी या 241 के बराबर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो कौन सी है? क्या 241 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं है। 241 से ठीक छोटी 225 होती है पूर्ण वर्ग संख्या। 225 आपको वर्ग कुछ याद होना चाहिए, 20 तक तो कम से कम याद होनी चाहिए। 225 पूर्ण वर्ग संख्या है, 225 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये चेक करो किसका वर्ग है। ये क्या 15 का वर्ग है? तो मैंने दूसरा काम भी कर दिया, ये 15 का वर्ग है। अब इस 15 से छोटी अभाज्य संख्याओं को लिख करके भाग दो कि 241 में जाता है या नहीं जाता। तो मैं 15 से ठीक छोटी जो अभाज्य संख्या है वो सारी लिख रहा हूँ। 2 है क्या, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है और 13 है। मैं भाग दे रहा हूँ। 241 में 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। फिर मैं अगली पर बढ़ा, 241 में 3 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि हमें पता है 3 का भाग उन्हीं में जाता है जिन संख्याओं में योग में 3 का भाग चला जाए। जैसे 1 और 4 का योग 5, 5 और 2 7, तो योग में मतलब 7 में 3 का भाग नहीं जा रहा तो 241 में भी नहीं जाएगा। फिर बढ़ते हैं 5 पर, 5 का भाग ही नहीं जाएगा क्योंकि 5 का भाग उन्हीं संख्याओं में जाता है जिनके अंत में 0 हो या 5 हो। बात क्लियर है? तो 5 का भी नहीं जाएगा। फिर 7 का नहीं जाएगा, देख करके चेक कर लो, क्योंकि 7 के बाद तक नियम बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए हम डायरेक्टली कहते हैं दे के चेक कर लो, वो सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो दे के देखेंगे 7 का भी नहीं जाएगा। फिर 11 का देंगे तो 11 का भी नहीं जाएगा। फिर 13 का देंगे तो 13 का भी नहीं जाएगा। चेक कर सकते हो आप, किसी का भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब 241 जो है अभाज्य संख्या है। अगर किसी एक का भी भाग चला जाता तो हम कहते हैं ये एक अभाज्य संख्या है। बात क्लियर है क्या? तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि 241 अभाज्य है। बताओ कुछ समझ में आया क्या? रिपीट करना है? कर देंगे। मैंने क्या कहा, सबसे पहले 241 से ठीक छोटी या इसके बराबर पूर्ण वर्ग संख्या देखो। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है वो किसी न किसी संख्या का वर्ग होनी चाहिए। तो हमें वर्ग पता है। वर्ग कैसे पता है? हमें पता है 2 का वर्ग 4, 3 का 9, इस तरह से चलती है। 4 का 16, 5 का 25, इस तरह 11 का 121, 12 का 144 और इस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। 13, 169, 14, 196 और 225। 225 से ऊपर जाएंगे तो 16 का 256 होता है, लेकिन हमें 241 से ठीक छोटा देखना है। 241 से ठीक छोटा पूर्ण वर्ग 225 है और 225 किसका वर्ग है? 15 का वर्ग है। 15 से ठीक छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 होती है। इनमें चेक करना है, इन संख्याओं का भाग दे के चेक करना है 241 में भाग जाता है कि नहीं जाता। इनमें किसी का भी भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये अभाज्य है। बात क्लियर है क्या? चलो आगे लिखना है एक प्रश्न और। 299 चेक करो भाज्य है या अभाज्य। 299 किसी एक का भी भाग चला जाए तो उसके बाद आगे मत चेक करना चाहिए, क्योंकि एक का भी भाग चला गया इसका मतलब वो भाज्य होगी। अभाज्य है क्या? और बताओ भाई, बाकी लोग भी उत्तर दें अपना अपना, जनता जवाब चाहती है आपसे। क्या है? अभाज्य है। अभाज्य है क्या? ठीक है, वेरी गुड। अपने बताओ प्रियंका। अभाज्य, सबका उत्तर अभाज्य है ना? हनुमान, चलो सुनना ज़रा। अगर आपको पता चले कि आपका उत्तर गलत है तो आपको कैसा फील होगा? भगवान माफ नहीं करेगा आपको। ध्यान दो ज़रा इधर। 299 नलायक को भाग दे के चेक कर लिया करो, है ना? इतना आलसी मत दिखाया करो। सुनो ज़रा, 299 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है?
अगर ठीक ठीक वर्ग याद है तो 289 होती है 17 का वर्ग, 289 होती है इससे छोटी, और ये किसका वर्ग है? 17 का वर्ग है। और 17 का वर्ग है तो 17 से ठीक छोटी सभी की सभी अभाज्य संख्याएं लिखो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है, यहाँ तक हमने पूर्ण वर्ग अभाज्य संख्याएं लिख दी। 17 से बराबर या 17 से ठीक छोटी लिखनी होती है, तो 17 के बराबर तक हमने अभाज्य संख्याएं लिख दी। अब भाग दे के चेक करते हैं। 2 का भाग 299 में जाता है क्या? कभी नहीं जाएगा। 3 का चेक करने के लिए ये चेक कर लो, इनका योग 9 9 18 और 2 9 9 18 और 2 20 होते हैं, तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि 20 में नहीं जाता। फिर चेक करते हैं 5 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 7 का जाएगा क्या? 7 का भाग दे के चेक कर लो, नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बातें 11 पर, क्या 11 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा 11 का। ठीक है, 13 का जाएगा ना। चलो चेक कर लेते हैं, ये जा रहा है ना 13 39। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक भाज्य संख्या है। सभी एक साथ है ना, अभाज्य अभाज्य अभाज्य। क्या बात है, मास्टर अभाज्य देगा ना, ऐसा विचार था क्या मन में? चलो, तो 299 भाज्य संख्या है। 13 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 13 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 299 भाज्य संख्या है। बात क्लियर है क्या? चलो फिर बताओ 341 बताओ, भाज्य है या अभाज्य? 341 हम क्या नाम है हेमंत, किसका इससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या? क्या बात है, नहीं पता? क्या बात है। 17 का 289 होती है, 18 कितना होता है? 324। ठीक है, 19 की 361 होती है, बहुत इससे ज़्यादा हो जाएगी, तो 18 की है 324। एक काम करना, कम से कम 20 तक वर्ग याद कर लेना। ठीक है, रट्टा मार लेना चाहिए, खतरनाक बड़ा। कम से कम 20 तक तो याद कर ही देना। सपने में मास्टर आगे पूछे ना तो कुछ भी याद ना आए, बस तुरंत प्रभाव से वर्ग याद आ जाए। मास्टर चाहे पूछे ना पूछे, सपने में भी आए सभी तो बोल देना तुरंत प्रभाव से 18 का वर्ग 324, है ना? भाज्य है क्या? ठीक है, क्या कहना चाहते हो? भाज्य है, ठीक है। घर वाले को काम बोल ले तो अभी दिमाग में वर्ग याद आना चाहिए, है ना? 19 का वर्ग 361। घर वाले बोल ले बेटा काम करो, नहीं 19 से 361, है ना? हाँ, वर्ग इतने याद कर लेना खतरनाक तरीके से। हाँ, बोलना वर्ग 361 है ना 19 का। हाँ, आपको वो दिमागी तौर पर मेंटल घोषित कर देंगे वो, है ना, कि इसके कसर हो गई, अब ले जाओ इसको टाटिया में या आगरा ले चलो। आगरा इलाज होता है ऐसे व्यक्तियों का। चलो ध्यान देना, ज़रा ध्यान देना। 341 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 324 है। ठीक है, किसका वर्ग है? 18 का। 18 से ठीक छोटी अभाज्य संख्याएं लिख दो। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। 2 का भाग जाता है क्या 341 में? नहीं जाता। फिर 3 का नहीं जाता, फिर 5 का, 7 का, 11 का बिल्कुल जाता है। 11 का जाता है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। चलो फिर आगे लिखो। 529 का बताओ, भाज्य है या अभाज्य? बाकी लोगों को बताने दो, भगवान माफ नहीं करेगा आपको। इनको वर्ग भी याद नहीं था, आपने बता दिया पहले ही। किसका वर्ग होता है 529? किसका? 23। वेरी गुड, सुपर। ठीक है, तो 23 का वर्ग है तो नॉर्मल सी बात है, 23 को 2 बार गुणा करने पर प्राप्त होती है, तो 23 का भाग तो कम से कम जाएगा, तो इसका मतलब भाज्य है। बात क्लियर हुई? ठीक है, हाँ सही है। हाँ चलो आगे लिखो फिर। 437 437
437। भाज्य है क्या? किसका भाग जाता है? वेरी गुड। हो गया? चलो भाज्य है क्या? ठीक है। 437 दिया हुआ था। 437 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? 400 होगी। 400 किसका वर्ग है? 20 का वर्ग है। 20 से ठीक छोटी या इसके बराबर अभाज्य संख्याएं लिखो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। 2 का भाग जाता है क्या 37 में? 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, पर 19 का जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये भाज्य संख्या है। इसलिए ये भाज्य संख्या है। चलो एक और बता दो अंतिम रूप से। 517। मुझे पता है तुम्हारे वर्ग की सीमाएं इतनी हैं। 517 और बता दो। हाँ, 517 बताऊं क्या? ठीक छोटा वर्ग 484 होता है, 24 का वर्ग। सॉरी 22 का। ठीक है, 24 का नहीं, गलती से मुंह से निकल गया था। 22 का होता है 484। ठीक है, भाज्य है क्या? वेरी गुड। किसका भाग गया? वेरी गुड, सुपर। कर लिया क्या? ठीक। $517। इससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? किसका वर्ग है? 22 का। अभाज्य संख्या लिख दो 22 से छोटी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और नहीं है ना? ठीक है। 2 का भाग जाता है क्या 517 में? नहीं जाता। 3 का, 5 का, 7 का, 11 का। ठीक है, 11 का जाता है, इसका मतलब भाज्य है। एक भी संख्या का अगर भाग चला जाए तो आगे नहीं चेक करना। ठीक है, हम तय कर देंगे, ये क्लियर लिख देंगे कि भाज्य है। एक मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, खूबसूरत प्रश्न है। ठीक है, सुनना जरा, आपको लिखना नहीं है, केवल सुनना है। यह जांचने के लिए कि n एक अभाज्य संख्या है, यह जांचने के लिए कि n एक अभाज्य संख्या है, सिर्फ इतना चेक करना पर्याप्त है कि n, ऑप्शन नंबर 1 सुनो, n/2 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। n/2 से, तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, n/2 से छोटी किसी भी संख्या से, किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन, √n से छोटी किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है।
फिर उसके बाद में है क्यूब रूट ऑफ n से छोटी संख्या से विभाजित है, और फिर अगला ऑप्शन है रूट n से छोटी किसी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। हो गया, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ आपका तनाव है ना, सब कुछ n हो गया, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो था वो इस तरह से था, वही आंसर होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस तरह से था कि रूट n से छोटी किसी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। रूट n से छोटी किसी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, इसका मतलब वही है जो मैंने आपको करवाया है। क्या है कि n एक अभाज्य संख्या है। ये जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जांच करने के लिए हमने क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास मैंने आपको पहली संख्या लिखाई कि 241 है, ऐसा लिखाया, तो हमने इससे ठीक छोटी है इसके बराबर पूर्ण वर्ग संख्या लिखी थी कि नहीं लिखी थी। पर अगर मैं ना भी लिखता तो भी मुझे ये पता है कि इससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, इससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, इससे ठीक छोटी 241 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 225 है। इसका मतलब ये हो गया कि 15 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका रूट तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 16 आ नहीं सकता। 16 अगर आता तो 256 होता या 256 से ज़्यादा होता, यानी 15 पॉइंट समथिंग आएगा रूट से बाहर ये। और इससे ठीक छोटी अभाज्य संख्याएं अगर लिखेंगे तो नॉर्मल सी बात है वो 15 से छोटी ही अभाज्य संख्याएं होगी, और उनसे अगर ये विभाजित नहीं है तो अभाज्य है। यही मेरी लाइन बोलती है कि रूट n से छोटी किसी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। रूट n से मतलब हो गया कि इससे बाहर जो भी आएगी उससे ठीक छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उससे विभाजित नहीं होती है अगर ये संख्या, तो अभाज्य है। बात क्लियर है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये खूबसूरती है। चलो ठीक है, तनाव कम होता है इससे जीवन का, वरना ये नहीं ये आप, अगर मैं आपको बताऊं रूट 241 सोचने लग जाएंगे कि 241 कितना पॉइंट कुछ आएगा, पर ये आप सोच सकते हैं कि 241 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 225 है तो वो 15 का वर्ग है। सारे ये सोच पाए, जरूरी थोड़ी ना 15 पॉइंट समथिंग सोच पाएंगे, जरूरी तो नहीं है ना, ठीक है। चलो, पर उससे ये पता चलेगा कि हाँ ये छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। ये प्रश्न जो मैंने आपको बताया है ये आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ वो आया हुआ प्रश्न है, पर इस लेवल में नहीं आता होता, खतरनाक लेवल में आया हुआ प्रश्न है, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड टाइप में या लेक्चरर टाइप में। हाँ अब सोचो आप लेक्चरर में भी सर ये आते हैं ये चीज़ें, हाँ ये भी आती है, ठीक है। और लिखना, टाइम कितना हो गया? नहीं जमा भी नहीं आता, हाँ जमा को नहीं आता। आगे डी लगाओ, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अच्छा अभाज्य गुणनखंड कुछ तो सीखे होंगे बचपन में, 7वीं 8वीं की शायद घटना रही होगी, है ना। मास्टर करवाता था एक लाइन लंबी सी खींच के, फिर उसमें कुछ आडी लाइनें, है ना, होता था कि नहीं होता था? कोई बात नहीं, सीख लेते हैं आज, है ना। नहीं सीखे हैं तो कोई बात नहीं, सीख लेते हैं। सुन लो ज़रा, हाँ एक मेरे पास संख्या है 512, इसके अपने अभाज्य गुणनखंड करना सीखते हैं, आओ सीखें। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग देना होता है। छोटी से छोटी का मतलब ये नहीं है कि आप 0 का भी भाग दे देंगे उसमें, छोटी से छोटी का मतलब होता है कि आपको 2 से स्टार्ट करना है, कम से कम 2 से स्टार्ट करना है। अगर 2 का भाग नहीं जाता है तो फिर आगे बढ़ेंगे 3 से, फिर 4, इस तरह। 4 का तो नॉर्मल सी बात है, अगर 2 का ही नहीं जा रहा है तो 4 का भी नहीं जाएगा, ठीक है। 2 का भाग देते हैं, कितनी बार देगा? 2 दुए 4, 1 बचेगा, 1 और 1 11, 5 दुए 10, फिर 1 बचेगा, 1 और 2 6 दुए 12, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 दुए 4 और 8 दुए 16, इस तरह देते हैं भाग है। हाँ अगर बचपन सामान्य गुजरा हो तो इसी तरह देते थे। नहीं वो लाइन लगा के होते, हाँ वो भी देते थे, है ना। क्या बात है, मुझे लगता है आपका ज़्यादा सामान्य गुजरे है। चलो ऐसे करते थे क्या? ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य क्यों? क्योंकि अब इनमें और किसी का भी भाग नहीं जाता। अगर मैं डायरेक्टली इसमें 4 का भाग देता
तो नॉर्मल सी बात है, 4 का भाग देता तो 4 का भी 512 में चला जाता, 8 का भी देता तो 8 का भी चला जाता, पर वो अभाज्य नहीं होते। अब अभाज्य है, 2 में 2 में 2 में 2 में किसी भी 2 में कोई और संख्या का भाग नहीं जाता, 2 और 1 के अलावा, तो ये अभाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब हुआ कि 512 को आप 2 को इतनी बार गुणा करके भी प्राप्त कर सकते हो। कितनी बार है ये? कितने हो गए? ठीक है, ठीक है, मैंने गिने नहीं है, हाँ, मतलब लिखने के बाद गिने हैं। मेरा भाव ये था कि 512 हो चुके हैं। ठीक है, किस में जोड़े? वो वर्ग निकालते हैं, वो बहुत ही सामान्य घटना है। वो तो वर्ग निकालते हैं, 2-2 के जोड़े बनाते हैं। ये लो, हाँ ठीक है, बनाते हैं, जोड़े बनाए हैं कभी? हाँ बनाया करो ना, वरना अपने जोड़े बन ही जाएंगे 2-4 साल बाद। हाँ जोड़ा बनाया करो, अभी संख्या का बना लो, फिर खुद का बनने वाला है। नहीं तो भागते हैं तो अभी जोड़ा बना के ही भागते हैं ना, अकेला थोड़ी ना भागेगा कोई। चलो ठीक है, तो ये एक सामान्य सी घटना थी। ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आएगा, ऐसी उम्मीद कभी मत करना। ठीक है, हाँ हाँ, ये नोट करना कर लो, सीख लो कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न कैसा आएगा उस पर बात करेंगे। नहीं नहीं, बचपन की ये घटना आपको याद दिलाई गई है ताकि भूल ना जाओ कुछ। हाँ, बुढ़ापे में आने के बाद याददाश्त कमज़ोर हो जाती है बुजुर्गों की। क्या बोलते हैं इसको साइंस में? डिमेंशिया। डिमेंशिया, याददाश्त कमज़ोर हो जाना बुजुर्ग होने के बाद में। हाँ ये देख लो, डिमेंशिया भी भूल गए पढ़ने के बाद में ना। सही है बिल्कुल, कहाँ पे दिक्कत है। चलो लिख लिया क्या? ठीक है, अगला प्रश्न लिखो 120। अब यही प्रश्न है 120, और इसके आगे पहला प्रश्न लिखो, इसके आगे पहला प्रश्न लिखो, संख्या 120 है। ठीक है, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। हाँ आपको भी लिखना ही है, हाँ लिख लो, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। दूसरा लिखो, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों या भाजकों की संख्या। स्लेश लगा के लिख लेना, भाजकों की संख्या या भाजकों की संख्या। 3 नंबर प्रश्न लिखो। हाँ भाजकों की। आप ज़्यादा मुझे लगता है ना भाव उठा रहे हो। प्रियंका से पूछो, अभी भी बिलोचे में घटना घटी है। हाँ ये आज बता रहे थे। हाँ कोमा में बता रहे हैं अभी तक। ज़्यादा भाव बार ना आने दें ना। लिखो भाजकों की संख्या। लिख लिया क्या? 3 नंबर प्रश्न लिखना, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या। और 4 नंबर लिखो, सभी गुणनखंडों का योग। 4 नंबर लिखो, सभी गुणनखंडों का योग। लिख लिया क्या? ठीक है, उत्तर निकाल दो फिर। हाँ सारे एक जैसे प्रश्न लग रहे हैं क्या? 14 है क्या? चेक करते हैं, 14 है क्या? गलत है। कोई बात नहीं, ध्यान देना। अभी संख्या क्या थी? 120 थी। आओ गुणनखंड करना सीखें। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 60 बार जाएगा। ठीक है, 2 3 6 होता है। ठीक है, 2 × 15 30 करेंगे, 15 दूनी 30। 3 का भाग जाएगा, 5 दिया, 5 1 में 5। ठीक है, यही गुणनखंड होंगे, सब ने कर लिए होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब आप इस तरह गुणनखंड कर लेते हैं तो उसके बाद में 2 कितनी बार है? 3 बार। 3 कितनी बार है? 5 कितनी बार है? 1 बार। बोलो साथ साथ, है ना? आपके भी एक ही बार होंगे मेरे हिसाब से, बोला करो। हाँ कुछ अलग तो नहीं है।
तो फिर बोलो एक बार। चलो अब आगे ध्यान देना, अभी नोट मत करो, बालिका टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये जो चैप्टर है आपने शायद हो सकता है कभी किसी ने ना पढ़ा, हो सकता है पढ़ लिया तो भी कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। पहला प्रश्न क्या था मुझे बताओ जरा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब भी निकालनी हो तो ये जोड़ दो, ये जोड़ दो, तो ऊपर वाली घात जोड़ेंगे तो 3 + 1 कितने हो गए 5। बात क्लियर है क्या। दूसरा प्रश्न बताओ, विभिन्न गुणनखंडों की संख्या पूछे या भाजकों की संख्या पूछे तो ये देख लेना 1 2 3 कितने हैं 3 हैं। नीचे देख लो कितने अंक लिखे हुए हैं, 1 लिखा हुआ है 2 3 तो 3 हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न का उत्तर 3। अगला प्रश्न बताओ, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या जब भी निकालनी हो तो हमेशा ध्यान देना मेथड क्या रहेगा, पावर में एक एक जोड़ते हुए गुणा करना है। 3 में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 4, फिर आगे पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ूंगा तो 2, फिर आगे पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ूंगा तो 2। पावर में एक एक जोड़ते हुए जितनी भी पावर है सबका गुणा करते चलो, तो 3 और 1 4, 4 × 2 8, 8 × 2 करेंगे तो 16। सभी गुणनखंड होंगे इसके 16। बात क्लियर है क्या। सभी गुणनखंड कितने हो जाएंगे 16। उसके बाद में बात करते हैं, उसके बाद में चौथा प्रश्न क्या था, सभी गुणनखंडों का योग। ध्यान देना सभी गुणनखंडों का योग निकाल रहे हैं आपने, मेरे हिसाब से ये योग किया होगा, हाँ तभी गलत हुआ है। सभी गुणनखंड नहीं है इसमें, सभी गुणनखंड कितनी है 16 है सभी गुणनखंड। इसका मतलब क्या हुआ 16 कैसे हुए गुरुजी, 16 इस तरह से हुए कि अगर मैं इसको 2 × 2 4 × 2 × 3 × 5 लिखता तो भी 120 ही है ये, तो 4 भी एक गुणनखंड हो गया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, तो 4 हो गया। इसी तरह अगर मैं 5 × 3 करके 15 × 2 × 4 लिखूँ तो भी एक गुणनखंड है। 15 × 4 करके 60 × 2 लिखूँ तो भी 60 एक गुणनखंड है। अगर 15 × 2 करके 30 × 4 लिखूँ तो भी एक गुणनखंड है। 4 × 2 करके 8 × 15 लिखूँ तो भी एक 8 गुणनखंड है। तो इस तरह से टोटल 16 गुणनखंड बनते हैं इनके। आपको उस तरीके से नहीं गिनने, इसी मेथड से गिनने हैं। उस तरीके से गिनोगे तो इस जीवन में तो नहीं गिन पाओगे, अगले जीवन का भरोसा नहीं है, कोई और उत्पत्ति कर दे वैज्ञानिक लोग है ना। चलो यहाँ पर निकालना है सभी गुणनखंडों का योग, तो निकालना कैसे सुन लेना ज़रा। यहाँ पर जितनी पावर है, यहाँ पर मैक्सिमम जितनी पावर है उतने तक आपको जाना है, 0 से स्टार्ट करना है। कर देते हैं 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3। मैक्सिमम 3 पावर है, 3 तक ही जाना है। फिर 3 की पावर मैक्सिमम 1 है तो 1 तक जाना है, 0 से स्टार्ट करना है। 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1। फिर 5 की पावर मैक्सिमम 1 तक है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। अब इनको हल करके गुणा कर दो। 2 की पावर 0 कितनी होती है, 2 की पावर 0 कितनी होती है, 2 की पावर 0 कितनी होती है, नहीं होती। आप बताओ कितनी होती है, नहीं पता, क्या बात है। 2 की पावर 0 नहीं पता, सच में नहीं पता किसी को। चलो सीख के आए है ना, आओ सीखो भी। हाँ नहीं पता तो कोई बात नहीं, सीखेंगे अपने। एक सही आपका उत्तर, ठीक है। इनसे पूछ रहा था इस वजह से मैंने कहा था नहीं होती है। हाँ सुनना ज़रा, हाँ आप तुम प्रभाव से मत बताया करो, आप सोच लिया करो कि मुझसे नहीं पूछ रहा है ना। 2/2 है, 2/2 कितना आएगा 1 आएगा। गणित का नियम क्या कहता है कि इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है। जब नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है गुणा में तो पावर माइनस में हो जाती है। इसका मतलब 2 की पावर 1 तो ऑलरेडी पड़ा था, जब ये ऊपर चला गया तो 2 की पावर -1 हो गया। जब नीचे वाली पावर जब ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है। अब जब आधार गुणा में सेम हो तो घातें हमेशा जुड़ती है, तो 2 1 -1 हो जाएगा। घातें दोनों जुड़ गई। 1 - 1 कितना होता है 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 का मान कितना है 1 है। तो बात क्लियर है क्या। आगे से ध्यान रखना, किसी की भी पावर 0 करनी पड़े, किसी भी पूर्णांक अंक की पावर 0 करनी पड़े तो हमेशा 1 होगा। 2 की पावर 0 1 है, 2 की पावर 1 करेंगे 2, 2 की पावर 2 करेंगे 4, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8, 3 की पावर 0 करेंगे 1, 3 की पावर 1 करेंगे 3, 5 की पावर 0 5 सॉरी 1, 5 की पावर 1 करेंगे 5। अब इनका गुणा कर देते हैं। 8 और 4 12 और 2 14 और 1 13, 3 और 1
4, 5 और 1 6, गुणा कर देते हैं 52 इंटू 6, 52 इंटू 6 करना है 12, 30 और 1 31, 312 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या गुणा गलत हो गया, ये वापस बताना, ऐसा कह रहे हो क्या? हाँ बता दो। 8, अच्छा 14 और 1 15 ना, कोई बात नहीं, वापस सही कर देते हैं। 60 इंटू 6 करना है तो 360 आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग नींद ले रहे हैं, अब इनको बेइज्जती फील हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है मन में थोड़ा थोड़ा। नहीं आता, अब कईयों को कुछ भी नहीं आता, अब क्या करें, नहीं आता तो नहीं आता। वैसे ये अच्छी बात भी है ना, है कि नहीं है? हाँ खूबसूरत बात है, क्या बात है। हाँ इस तरह से घर पे जाकर भी बोला करो ना, हालत ख़राब हो जाएगी आपकी एक दिन में। मास्टर को आजकल बच्चे कॉपी करने लग गए हैं ना, लगता है। घर पे जाके ट्राई किया था क्या? करना आज ना, क्या नाम अपना, हाँ करना है ना, ट्राई कर। सबका भूल जाता हूँ मैं तो, आपका नहीं। मैं इनका, अरे बुजुर्ग होता है ना, डिमेंशिया हो जाता है, डिमेंशिया ना, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। अभी तो ये भी भूलने लगे हैं, वो तो आपका नाम है, खतरनाक है ना। आपका ही तो। क्या कह रहे हैं? क्या हो गया टंडन साहब को, हैं? हाँ जी, करवा देंगे। चलो चलो, मैथ्स में इतना ही। एक संख्या लिख लो, उसमें आप ये सारे के सारे प्रश्न मुझे बताएंगे। एक संख्या लिखना 480, संख्या लिखो 480, और इसमें बाकी 4 प्रश्न तो मेरे सेम हैं, 2 प्रश्न और ऐड करवा रहा हूँ, लिखना। नहीं लिखो लिखो लिखो, बाकी 4 तो सेम ही करनी है। एक और लिखना, प्रश्न लिखना, समगुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? समगुणनखंडों की संख्या। फिर अगला लिखो, अगला लिखना विषम गुणनखंडों की संख्या। रुक के बालिका, विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, ये बता देना।